गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ब्रायोफाइट कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने ब्रायोफाइट की कुछ मुख्य बातें देखी थी और आज हम फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे मुख्य क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं। स्वभाव मैं आपको बता चुका हूँ और स्वभाव से आगे चलते हैं पोषण में। तो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे होता है ब्रायोफाइट का, ये हम जानेंगे। तो न्यूट्रिशन जो हैं, पोषण, ये कैसे होते हैं? पोषण के मामले में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप हरे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वयंपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, कुछ ऐसे लीवरवर्ट भी हैं जो सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, कुछ आंशिक मृतजीवी भी होते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइट भी इनके अंदर पाए जाते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी मृतजीवी, जिनको हम कहते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करने वाले, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? तो इसके अंदर देखिए, एक तो आता है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये एक इसकी जाति है, स्पीसीज है इसकी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखिए, दूसरा जो है वो है बक्स बॉम्बिया। अगला जो है इसमें बक्स बॉम्बिया। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं सैप्रोफाइट, क्लियर, मृतजीवी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मृतजीवी जो हैं ब्रायोफाइट कौन से हैं। बाकी तो सारे कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी पहले हम देख चुके हैं। ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं? नमी वाले स्थानों में होते हैं, ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिक है, सब ट्रॉपिक है, तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इसके अलावा एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्किल, सभी जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णकटिबंधीय, क्लियर। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण क्षेत्र होते हैं। एंटार्क्टिका जो ध्रुवों वाले क्षेत्र हैं, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका कहलाता है, और जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ध्यान देना, ये दक्षिणी है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, क्लियर। तो उष्णकटिबंधीय है, उपोष्ण, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, सब जगह लगभग ये पाए जाते हैं। व्यापक वितरण होता है, वाइड, जो इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसको हम कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्वव्यापी भी कह सकते हैं, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। कुछ जातियां जो हैं इसकी, वो विशेष क्षेत्रीय भी होती हैं। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है विशेष क्षेत्रीय, ठीक है। यानी कुछ विशेष क्षेत्रों पर पाई जाने वाली, जैसे मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा होती है, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ठीक है। ये मार्केंसिया की एक जाति है और ये विशेष क्षेत्रीय होती हैं। विशेष क्षेत्रीय का मतलब सीधा सा यही होता है कि एक अमुक स्थान पर वह जाति पाई जाती है, इसके अलावा वो बाकी कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। हालांकि अगर हम देखें तो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा जो है वो ये बोला जा सकता है कि मार्केंसिया की जितनी भी जातियां हैं उनमें सबसे अधिक व्यापक जो है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा ही हैं, लेकिन ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ से फिर इतर ये नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है। जनन कितने प्रकार का है ब्रायोफाइट में? रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है। रिप्रोडक्शन एक तो है वेजिटेटिव, जिसको हम कायिक कहते हैं, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। ए सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पहले हम चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे ट्यूबर्स बन सकती हैं, कंद बन सकती हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती हैं, जिसको एलोंगेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम। तो कायिक जनन द्वारा वो अपनी वंश वृद्धि करते हैं, तो कई संरचनाएं बनती हैं, जैसे ट्यूबर्स बनती हैं, कंद बनते हैं। इसके अलावा गैमी बनती है, ठीक है, जैसे गैमी जिसमें मार्केंशिया में बनती है गैमी। इसके अलावा एडवेंटिटियस ब्रांचेस भी होती हैं, एडवेंटिटियस ब्रांचेस। ट्यूबर देखिए मार्केंशिया में बनती है ट्यूबर, ठीक है। इसके अलावा गैमी मार्केंशिया में बनती है, क्लियर। जो एडवेंटिटियस ब्रांचेस हैं वो स्फैग्नम में बनती हैं, ठीक है। स्फैग्नम एक जो मॉस है उसके अंदर बनती है। इसके अलावा बुलबिल्स बनती हैं, बुलबिल्स को हिंदी में कहते हैं पत्र प्रकलिका। ये किस में बनती हैं? तो ये भी स्फैग्नम में बनती हैं। इसके अलावा और भी हैं प्राथमिक तंतु, जैसे प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा ये भी किस में बनती हैं? ये भी स्फैग्नम में बनती हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके अंदर कायिक संरचनाएं बनती हैं, और वो कायिक संरचनाएं मुख्य पादप से अलग होने के बाद अंकुरित होकर के नया पादप बना लेती हैं। अब देखते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है केवल कायिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। बीजाणुओं का निर्माण इसके अंदर होता जरूर है, लेकिन स्पष्ट अलैंगिक जनन नहीं होता। बीजाणुओं का निर्माण कब होता है? जाइगोट जब अंकुरित होगा तो बीजाणुभिद बनाएगा, और फिर बीजाणुभिद के अंदर बीजाणुओं का विकास होगा, और उन बीजाणुओं का विकास होने के बाद फिर वो अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर के मुख्य पादप यानी कि गैमेटोफाइट का विकास करते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन इनमें नहीं होता है, ये याद रखना है। इसके बाद आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऊगेमस टाइप होता है। ऊगेमस टाइप को हम कहते हैं विषम युग्मकी प्रकार, क्लियर। कौन सा? विषम युग्मकी, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, बाई मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब दोनों एक साथ हों, यानी दोनों में निषेचन हो, फिर जाइगोट बने, तो उस प्रकार के जनन को हम विषम युग्मकी प्रकार कहते हैं, क्योंकि दो विषम युग्मक हैं, एक तो मेल है, दूसरा फीमेल है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो विषम युग्मकी प्रकार हैं, अब जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स हैं, ठीक है, वो उनके बाहर क्या पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं विद जैकेट्स के साथ होते हैं, यानी कि इनका जो संरचना है उनके बाहर की ओर क्या पाई जाती है? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सुरक्षा देने के लिए क्या पाई जाएगी? जैकेट पाई जाती हैं। जैकेट कोशिकाएं बंद कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जैकेट को आवरण भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय होता है जैकेट, और साथ ही साथ कैसी होती है? ये कोशिकाएं बंद होती हैं, ठीक है। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जनन भाग, ये कहलाता है एंथ्रीडियम। नर जनन भाग को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। और जो मादा जनन भाग है उसको हम कहेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम आर्कीगोनियम कहते हैं, ठीक है, आर्कीगोनियम। तो पूंधानी और स्त्रीधानी, हिंदी में कहेंगे तो एंथ्रीडियम को पूंधानी और आर्कीगोनियम को क्या कहेंगे हम? स्त्रीधानी, ठीक है। अब ये तो मेन बात होगी, आपको याद रखना है। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है, पहली बात तो ये। दूसरा,
इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं उनके बाहर की ओर बंदे कोशिकाओं युक्त या बंदे बहु कोशिकाओं युक्त क्या पाया जाता है, जैकेट पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम यानी कि पूंधानी कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है। अब दोनों की संरचना देख लेते हैं हम, एंथ्रीडियम की और जो आर्किगोनियम है, दोनों की संरचना एक साथ देख लेंगे। तो ये आ गया इधर एंथ्रीडियम और ये इधर बनाऊंगा मैं आर्किगोनियम, ठीक है। ये हो गई स्त्री धानी और ये हो जाती है पुंधानी, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार की संरचना है। वैसे क्लास में मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ, पहले भी डायग्राम प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनवाए थे आपको, तो आपको याद होगा। फिर भी दोबारा बताने का पर्पज़ ये है कि पहले बता दिया है तो अब दोबारा बताने से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका व्रंत है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाता है, देखिए हम इसके विकास के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम ब्रायोफाइटा के मुख्य लक्षण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य लक्षणों में केवल हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। विकास तो हम जब इसके मेंबर पढ़ेंगे तो किस प्रकार से एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बनती है उसका हम बाद में देखेंगे। इसके बाहर देखिए इस प्रकार से एक आवरण होता है, ये इसका आवरण है, ठीक है। ये बंदे कोशिका युक्त होता है, जैकेट जिसको हम कहते हैं, ये इसका जैकेट है, ठीक है। क्लियर। मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने कोशिकाएं ये नहीं बनाई थी, मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था उसमें कोशिकाएं मैंने इस प्रकार से बनवाई थी, याद होगा शायद आपको। तो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ही बात है, अपने अपने हिसाब से अगर ये भी बना दोगे तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। देखते हैं। तो ये तो हो गया इसका बंदे आवरण, क्लियर, बंदे आवरण जैकेट। और अंदर की ओर देखें हम तो अंदर जो है इसमें इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं, बहुत सारे कोष्ठक हैं। ये बहुत सारे कोष्ठक और इन कोष्ठकों में क्या पाए जाते हैं, पुमणु पाए जाते हैं। इन कोष्ठकों में होते हैं पुमणु, ठीक है। ये इसके हो गए पुमणु, क्लियर। पुमणु इसके अंदर सर्पिलाकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। पुमणु कैसे होते हैं, सर्पिलाकार। तो देखिए द्विकशाभिकी पुमणु होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। पुंधानी की जो संरचना है वो मुद्राकार होती है, इलेप्सोइडियल भी होती है, यानी इलेप्टिकल जिसको हम कहते हैं, दीर्घवर्तीय। और ये आप देख सकते हैं सामने संरचना में कैसी मुद्राकार है। और इसके अंदर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, पुमणु पाए जाते हैं। ये तो है जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम। ये हो गया इसका स्टॉक, ये एंथ्रेजॉइड्स हो गए, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गई पुंधानी की संरचना। अब देखें हम स्त्रीधानी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो स्त्रीधानी की संरचना में सबसे ऊपर तो पाई जाती हैं आवरण कोशिकाएं, ठीक है। ये आवरण कोशिकाएं हैं और इससे नीचे की तरफ देखें हम तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये तो हो गई इसका जैकेट। मैं सीधा ही बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम मैंने आपको पहले बनवा दिया है, इसलिए अपने हिसाब से मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई इसकी बाहर की जैकेट, क्लियर। तो नीचे वाली जो जैकेट है वो कैसी होती हैं, बहुस्तरीय होती हैं। ये बहुस्तरीय है। जो वेंटर है इसका नीचे वाला, ये इसका कैसा होता है, बहुस्तरीय होता है। ये वेंटर है इसका, ठीक है, क्लियर। देखें अब
यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग जो ब्रायोफाइट हैं उन सब में लगभग यहाँ वाली जो कोशिकाएं हैं वो संख्या में 6 से 8 तक या 5 से 8 तक पाई जाती हैं। ठीक है, जो ये कोशिकाएं हैं और इसके नीचे एक आधी कोशिका तो नेक में होती है, आधी तो कहाँ है, नेक में है, और आधी कहाँ है, वेंटर में है। तो ये वेंटर कैनाल सेल है और नीचे की तरफ ये अंड कोशिका होती है। क्लियर? तो इस प्रकार की संरचना है इसकी। ये है आर्किगोनियम। कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं हम। ये तो कहलाती हैं कवर सेल और संख्या में कितनी होती है, ये 4 होती है। कवर सेल संख्या में कितनी हैं, 4 होती हैं। ठीक है, एक और बना देता हूँ इसको। ये कवर सेल हो गई और ये हो गई। ठीक है, ये सारी कोशिकाएं कहलाती हैं नेक कैनाल सेल्स। ये 5 से 7 या 8 हो सकते हैं। क्लियर? फिर आती हैं आधी नेक में और आधी नीचे, तो ये हो जाती हैं वेंटर कैनाल सेल। ये हमेशा एक ही होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे नीचे वाली कोशिका, तो ये एग सेल है। ये है जैकेट ऑफ वेंटर। ये वेंटर यानी हिंदी में कहते हैं अंडदा। ठीक है, वेंटर को हिंदी में अंडदा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अंडदा का जैकेट, और ये कहलाता है जैकेट ऑफ नेक यानी ग्रीवा का जैकेट। क्लियर? इस प्रकार से ये जैकेट होते हैं, दोनों के बाहर, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो 2 भाग हैं इसमें। ये जो भाग है इधर वाला, ये तो सारा वेंटर कहलाता है। ठीक है, अंड था, और ये सारी नेक है ऊपर वाली। क्लियर? दोनों संरचनाएं आपके सामने हैं, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम की। जो ब्रायोफाइट है उसमें एंथ्रीडियम की संरचना लगभग ऐसी होती है सभी में, और आर्किगोनियम की लगभग ऐसी होती है सभी में। दोबारा से देख लो, दोनों के बाहर जैकेट हैं। ये वो संरचना है जिसके अंदर पुंमणु बनते हैं, और ये वो संरचना है जिसके अंदर अंडधानी यानी अंड कोशिका होती है। जैकेट की दोनों की संरचना कैसी है, बंदे हैं। ठीक है, बंदे कोशिकाएं होती हैं जैकेट में। इसके भी बंदे हैं और इसके भी सारी कोशिकाएं जो जैकेट की हैं वो कैसी है, बंदे। जो आर्किगोनियम उसके 2 भाग होते हैं, ऊपर वाली नेक होती है ग्रीवा, और नीचे वाली उसकी वेंटर होती है। ग्रीवा के अंदर 5 से 7 नेक कैनाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनका महत्व है अभी बताऊंगा मैं। एक वेंटर कैनाल सेल होती है जो आधी नेक में होती है और आधी नीचे की तरफ यानी कि वेंटर में होती है। इसके अलावा एक अंड कोशिका होती है नीचे की तरफ, जिसके अंदर अंड द्रव्य भरा रहता है, केंद्रक होता है। ये अंड कोशिका है। अब ये तो हो गई इसकी संरचना। अब देखिए निषेचन देखते हैं कैसे होता है। तो निषेचन के वक्त ये जो दरारें हैं एंथ्रीडियम की, यहाँ से दरारों से निकल करके बहुत सारे जो सर्पिलाकार पुंमणु हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये एंथ्रीजोइड्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जब ये गति करते हुए, अब यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पुंमणु को यहाँ तक जाने और फिर अंदर जाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए पादप जगत के उभयचर इनको कहा जाता है। क्लियर? तो पुंमणु यहाँ आएंगे, ये आ गया जैसे यहाँ पुंमणु। ठीक है, पुंमणु यहाँ जब पहुँचता है यानी कि इसके शीर्ष भाग कवर कोशिका तक पहुँचता है, तो कवर कोशिका जो है वो 4 होती हैं, चारों कोनों पर होती हैं। ठीक है, चारों कोनों पर इस तरह से 4 कवर कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? तो ये चारों कवर कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, इस तरह से दूर चली जाती हैं। 2 ऐसे दूर चली गई और 2 इधर वाली दूर चली गई, तो बीच में क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है। ठीक है, उस रास्ते से होकर के पुंमणु अंदर जाने की कोशिश करता है, और ठीक उसी वक्त क्या होगा, ये आर्किगोनियम जल अवशोषण करेगी, और जल अवशोषण करती है तब क्या होगा,
कि जो इसकी ये वाली कोशिकाएं हैं जिनको हम नेक कैनाल सेल कहते हैं, ये नेक कैनाल सेल विघटित हो जाती है। इनकी बीच की भित्तियां जो है इस प्रकार से क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएंगी, ऐसे विघटित हो जाती है। सिर्फ इनकी ही नहीं, नीचे जो वेंटर कैनाल सेल है उसकी भित्ति भी क्या हो जाएगी, विघटित हो जाती है। तो एक रास्ता बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऑन वे है और ये अब इसके अंदर पूमणु हैं। ये बहुत सारे पूमणु इसके अंदर से होकर के ऐसे प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूमणु अंदर गए हैं तो उनको रसायन अनुचलन प्राप्त हुआ है। कैसे कि ये कोशिकाएं विघटित होकर के एक तरल पदार्थ भी बनाती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, ये विघटित होकर के एक तरल पदार्थ का निर्माण करती हैं और उस तरल पदार्थ में पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम। तो वो पोटेशियम और अन्य अकार्बनिक लवण ये मिलकर के उन पूमणुओं के लिए जो ऊपर की ओर होते हैं, उन पूमणुओं के लिए क्या करते हैं, आकर्षण का काम करते हैं। और इस प्रकार की जो घटना है उसको रसायन अनुचलन कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट में निषेचन प्रक्रिया जल के माध्यम से रसायन अनुचलन द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूमणु बहुत सारे अंदर आ गए और अंदर आने के बाद कोई एक पूमणु इसके साथ संयुक्त हो जाता है। ठीक है, अंड कोशिका के साथ संयुक्त होने के बाद पूमणु आगे क्या करेगा, अंड कोशिका के साथ संयुक्त होने के बाद जाइगोट का निर्माण करेगा। तो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाइगोट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। जाइगोट तो हमने देख लिया कैसे बनता है, लेकिन जाइगोट आगे क्या करता है। तो देखिए, जाइगोट आगे अंकुरित होकर के स्पोरोगोनियम का निर्माण करता है। स्पोरोगोनियम का परिवर्धन मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको सिर्फ उसकी संरचना बताऊंगा कि किस प्रकार की होती है। स्पोरोगोनियम की संरचना वैसे हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार की होती है स्पोरोगोनियम। तो जाइगोट जो है वो आगे पहले ऊस्पोर में बदलेगा, यानी निषिक्तांड में, फिर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन होने के बाद ये किसका विकास करता है, स्पोरोगोनियम का विकास करता है। स्पोरोगोनियम में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का फिर जर्मिनेशन होगा। ठीक है, और स्पोर का जर्मिनेशन होने के बाद गैमेटोफाइट फिर से बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, इस तरह से। तो गैमेटोफाइट ज़्यादा वक्त तक रहती है, तो इसलिए प्रधान अवस्था कौन सी है, डोमिनेट स्टेज जो है लाइफ साइकिल की, वो कौन सी है, गैमेटोफाइट है। और जो गौण अवस्था है, ठीक है, वो क्या है, स्पोरोगोनियम है। स्पोरोगोनियम थोड़े समय के लिए ही होती है, यानी युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट पर आश्रित होती है। स्पोरोगोनियम किस पर आश्रित होती है, गैमेटोफाइट पर। अब देखते हैं स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट, इसको स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, बीजाणुद्भिद किस प्रकार का होगा। तो देखो किस प्रकार का होता है। ये तो है इसका फुट भाग, ये इसका फुट भाग है। और फिर आ जाता है ये सीटा भाग है, जो अभी बन रहा है वो कहलाता है सीटा भाग। फिर इसके नीचे एक बड़ा सा कैप्सूल होता है, ये इसका कैप्सूल है। ठीक है, ये इसका कैप्सूल है। और कैप्सूल के बाहर भी एक भित्ति पाई जाती है, ये वॉल ऑफ कैप्सूल कहलाती है। ये वॉल ऑफ कैप्सूल है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी वॉल ऑफ कैप्सूल। ये हो गया पूरा कैप्सूल यानी संपुटिका, ये कहलाता है सीटा, और ये कहलाता है फुट भाग। फुट, सीटा, कैप्सूल, 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए बीजाणु मात्र कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। देखिए रिक्सिया में फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया में ये नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी ये सब में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये कैलिप्ट्रा होता है, फिर पेरिगाइनम होता है, इस प्रकार से। तो ये संरचना भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो इसके अंदर यहाँ क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्पोर पाए जाते हैं। ये स्पोर है, ये जो
बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए क्या हैं, स्पोर हैं। बड़े बना दिए, थोड़े से छोटे और बना देता हूँ तो थोड़ा डायग्राम लगेगा कि हाँ बना है स्पोरोगोनियम का। तो ये है इसके स्पोर। और स्पोर किसमें है, टेट्राहेड्रल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, टेट्राहेड्रल अवस्था में, ठीक है। यानी 4 का एक ग्रुप होता है, तो 4 स्पोर एक साथ इस प्रकार से टेट्राहेड्रल होते हैं। क्लियर। और इनके साथ यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, इलेटर्स पाई जाती हैं। ये इलेटर्स हैं, ठीक है, ये इलेटर्स हैं। इनका भी खास काम होता है इलेटर्स का। तो इसके अंदर देखिए ये बीजाणु बन गए हैं। और अगुणित बीजाणु किससे बनते हैं, जब बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रत्येक एक कोशिका से 4 क्या बनेंगे, अगुणित बीजाणु बनेंगे। ये बीजाणु यहाँ से मुक्त होते हैं। मुक्त होने का भी देखिए, ये मुक्त होने में किसका रोल है, तो जब ये जो भित्तियाँ हैं यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं, इसका जब सूखता है ये, तो फिर ये यहाँ से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो हवा क्या है, प्रेशर के साथ अंदर जाएगी। हवा अंदर जो है, वायु जो है प्रेशर के साथ अंदर जाती है। अंदर प्रेशर के साथ जाएगी तो ये बहुत हल्के होते हैं। जो इलेटर्स होते हैं और बीजाणु होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हल्के होते हैं, ठीक है। तो इलेटर्स जो हैं वो किसी बैट की तरह काम आते हैं। जैसे बैट्समैन जो है बॉल फेंकता है, बॉलर, तो उसको हिट कर करके और जो मैदान से बाहर भेज देता है, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, इलेटर्स इसी तरह से बैट का काम करेंगे। और ये इस जो बीजाणु हैं, उन बीजाणुओं को बॉल समझ करके और हवा के प्रेशर के साथ बाहर फेंक देते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इलेटर्स खुद बैटिंग करते हुए इन बॉलों को बाहर पहुंचा देते हैं, क्योंकि हवा का जो वेग है वो भी ज़्यादा होता है, हवा का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो ये लगातार क्या करते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। और जैसे ही इसकी सीध में बीजाणु आते हैं तो ये प्रेशर से क्या कर देते हैं, उनको बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो बीजाणु बाहर आने के बाद परिकीर्णित होते हैं, इनका डिस्पर्सल होता है। और अंकुरित होने परिकीर्णित होने के बाद ये हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट जैसे पादपों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यानी ये अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट अवस्था को पुनः ले आते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। और पीढ़ी एकांतरण के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 2 पीढ़ियां इसके अंदर हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट प्रधान अवस्था है। गैमेटोफाइट वो अवस्था है जिसमें नर और मादा युग्मकों का विकास होता है। मुख्य पादप अवस्था भी गैमेटोफाइट ही है। और उसी पर पहले नर युग्मकधानी यानी कि एंथीडियम बनती है, और उसके बाद दोनों बनती हैं, मतलब नर और मादा युग्मक दानियाँ यानी एंथीडियम और साथ ही साथ आर्किगोनियम दोनों बनती हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। फिर उनका फ्यूजन होता है, निषेचन होता है। निषेचन रसायन अनुचलन द्वारा होता है। पोटेशियम की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसमें ऊस्पोर बनेगा। ऊस्पोर का मतलब है जाइगोट में जब वो विश्राम अवस्था में होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे विभीति मोटी हो जाती है और फिर वो ऊस्पोर कहलाता है। ऊस्पोर में अंकुरण होगा और अंकुरण से क्या बनेगा, स्पोरोगोनियम यानी कि स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में 3 भाग हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तीनों अधिकतर ब्रायोफाइट में मिलते हैं, लेकिन रिक्सिया में फुट और सीटा वाला भाग नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर बीजाणु होते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं, पहले ये प्रकीर्णित होंगे, बाहर आएंगे और फिर ये अनुकूल सतह पर अंकुरित होकर के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट यानी लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट जैसे अन्य जो मुख्य गैमेटोफाइट अवस्थाएं हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। तो ये इसका पीढ़ी एकांतरण है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर पाया जाता है। और वो भी कैसा है, विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण होता है। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण क्यों कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की संरचना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। और दूसरा स्पोरोगोनियम गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल हम ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट की थेलोफाइट और जो अन्य पादप वर्ग हैं जैसे टेरिडोफाइट है, एल्गी है, उनके साथ समानता और असमानता के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।